लोग यहाँ पर जो जमा हुए, तो ये एनआरसी, सीए और एनपीआर के ताल्लुक से जो हालात देश के होने वाले हैं और जो सरकार एनआरसी, सीए जो लागू करने जा रही है, तो ये एनआरसी, सीए, एनपीआर है क्या चीज, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे यहाँ के औरंगाबाद शहर के जाने माने शख्सियत जनाब एडवोकेट नवाब पटेल साहब, जनाब एडवोकेट नाड़े साहब और औरंगाबाद के हमारे शेख साहब अहमद साहब, एडवोकेट अहमद साहब और एडवोकेट इशारे साहब, ये सब यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे एडवोकेट तौफीक साहब भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम आज जो यहाँ पर मीटिंग हमारा लेने का जो मकसद था वो दरअसल ये है कि हमें बेदारी जगाना है लोगों के साथ। एनआरसी, सीए एक्चुअल में है क्या, इसके मायने क्या है और आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके ऊपर आपको लाने हैं, आपको बनाने हैं, जो जो सरकार आपसे मांग रही है वो सारी चीज़ों को आपको किस तरह जमा करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, इसी ताल्लुक से हम लोग ने आज ये मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं जनाब एडवोकेट नवाब पटेल साहब से कहूँगा कि एनआरसी, सीए, एनपीआर इसके ऊपर तफसील से आप बताइए कि ये क्या चीज़ है। नहमदुहु व सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते में हमें बारी कॉलोनी के कुछ लोगों ने मदद किया था और वहाँ जाकर भी हमने एनपीआर, सीए और एनआरसी के ताल्लुक से जो मालूमात थी वो सबके साथ साझा की थी। आज जो है तो हमारे साथ में हमारे साजिद भाई, इन्होंने फाजिलपुरे में साबिर मेंशन इस हॉल में एक मीटिंग रखे और इस मीटिंग के लिए ये कौमी काम है, ये जज्बे को सामने रखते हुए शेख साहब ने उनका हॉल जो है मुहैया करा के दिया, इसलिए आज यहाँ पर आए और यहाँ आकर जो है इंशाल्लाह हम आप लोगों को एनआरसी, सीए और एनआरपी के ताल्लुक से जो ज़रूरी मालूमात है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो एनआरसी है, ये जो एनपीआर है, सीए है, इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है तो कोई नई चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से ये कवानीन मौजूद है, सिर्फ जो है तो सीए में अभी जो बदलाव हुआ 2019 में, वो बदलाव उन लोगों के लिए हुआ जो बाहर से आने वाले हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनके साथ में कोई बदलाव की वजह नहीं है और न ही बदलाव किया गया, बल्कि ये जो एनआरसी है, ये जो सीए है, सीए जो है तो ये सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसी एक्ट में थोड़ा बदलाव हुआ। और वो बदलाव क्या हुआ कि जो लोग सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन इस मज़हब से हिंदू है और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपके अफ़गानिस्तान, इन तीनों ममालिक में ये लोग जो है तो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक में है, उन लोगों को जो है यहाँ पर सिटीजनशिप देने का ये कानून बनाया गया है। ये कानून देने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे आज की जो हुकूमत है, इस हुकूमत की बदनीयती है। वो लोगों को भड़काना चाह रहे हैं कि तुम जो देश में उलझे रहो और हम अपना काम करते रहेंगे। इससे हमारी सिटीजनशिप जाने वाली नहीं है और किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को हिंदुस्तान से निकाल सके, कोई निकालेगा नहीं। लेकिन इसके अंदर लोग इतने ज़्यादा घबरा गए
कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये लोगों के सामने कश्मकश है। इस कश्मकश में किसी को कुछ करना भी नहीं आ रहा। अब जो है अगर कानून को अगर देखा जाए तो NRP जो है NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये जो है हर 10 साल को हमारा सेंसस होता है। आपको मालूम है उसको जो है जनगणना बोलते हैं, उसको जो है जो उर्दू में मरदमशुमारी बोलते हैं और इंग्लिश में जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं NPR। अब ये जो है तो हर 10 साल को पहले से होते आ रहा है, ये कोई आज हो रहा है ऐसा नहीं है। इसके अंदर मुल्क के तमाम नागरिकों की पूरी मालूमात लिखी जाती है, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या था, उससे जो है तो कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है, ये सब चीज़ें आपको आगे पूछेंगे और आपको लिखाना है। इतना ही है इसमें कि आपके बारे में वो कुछ ज़्यादा जोड़ने की कोशिश में है कि आपके वालिद के वालिद और वालिद के वालिद परदादा कहाँ के थे, वो कहाँ पैदा हुए थे, वो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोगों को डराने के लिए बतला रहे। कानून के अंदर ऐसा बदलाव भी नहीं हुआ और ऐसा है भी नहीं, इसलिए हम उनको नहीं बोलेंगे दादा और परदादा के नाम और दादा परदादा की पैदाइश की जगह, तो उसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारा बोलना बहुत ज़रूरी है, हमारा खुद का नाम, हमारे वालिद का नाम और हमारी पैदाइश की जगह, ये सब चीज़ें सबने उसमें वो जो आई इंक्वायरी के लिए तो लिखाना चाहिए। अगर ये हम लिखाएंगे तो ये जो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके तहत जो है तो पूरे मुल्क की आबादी कितनी है ये गिने जाती है और उस आबादी के मुताबिक बजट बनता है। फिर उसमें जो तो ख़ास तौर से अभी जो छोटी छोटी जातें हैं, हिंदू में भी है मुस्लिम में भी है, तो वो क्या करते हैं आने वाले, और हम भी जो तो थोड़ी लापरवाही कर देते हैं कि वो अपनी जो जात है और जो पोत जात है वो बताते नहीं, वो नहीं बताने की वजह से हमको जो फैसिलिटीज मिलने वाली है वो नहीं मिलती। हमारे जो राशन कार्ड भी बनते हैं, जो कोटे तय होते हैं, ये भी जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के मुताबिक जो सर्वे होता उसी उसका बजट भी बनता। रहा सवाल CAA का, तो CAA के ताल्लुक से मैंने अभी आपको बताया कि CAA के अंदर जो तो एक अमेंडमेंट 2019 में हुआ, उसके अंदर उन्होंने जो है तो उनकी बदनीयती की वजह से उनका मकसद क्या है कि बाहर के आने वाले लोग आज हमारे सिटीजन नहीं है, उनको सिटीजनशिप देना और उनका हमारा वोटर बनाना, ये उनका मकसद, और कोई मकसद नहीं इसके पीछे। ठीक है, उनको बनाने को बनाओ तुम, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, अभी आसाम के अंदर जो पहले हुआ था उसके अंदर मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू लोग परेशान थे और हर किसी के अंदर नाम में जो है फ़र्क आता ही थे। कोई जो है तो गीता का GITA लिखता, कोई GEETA लिखता, तो ये जो चीज़ है इसको कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। कोई सलीम को SALIM लिखता, कोई सलीम को SALEEM लिखता, तो ये जो लिखे जाते हैं हमारे नाम अलग अलग, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई मोहम्मद को MOCD कर देता, कोई सिर्फ M लिख के पॉइंट दे देता, तो ये जो चीज़ है ये हमको तकलीफ देने वाली है। क्यों? तो हमारे साथ में हमारे वालिद का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। हमारे वालिद के नाम के सामने अगर हमने खाली M लिखा हुआ है और हम अब पूरा फुल फॉर्म में मोहम्मद लिख रहे हैं तो वो जुड़ेगा नहीं, उसमें डिजिट कम है, इसमें डिजिट ज़्यादा है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए ये दुरुस्ती कर लेना निहायत ज़रूरी है, और ये दुरुस्ती करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ये दुरुस्ती नहीं करेंगे तो वो टाइम में तुम्हारे कोई शक जाहिर होगा कि तुम्हारा नाम ठीक है, सही है, तुम्हारे अब्बा का नाम कहाँ है, तुम्हारा अब्बा कौन है। जब अब्बा के नाम का तुम्हारे नाम का टैली नहीं हो रहा तो फिर वो टाइम में मुश्किल पैदा होगी। इसलिए जो है नाम के अंदर दुरुस्ती करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक GR निकाला पीछे, जिसको एक मैं समझता हूँ 6-7 महीने का अर्सा हो रहा। उस टाइम में जो एक GR निकाला गया, वो GR के तहत जो है आपके स्कूल के अंदर ही आपके नामों की दुरुस्ती कर सकते हैं। किसी के वालिद के नाम में गलती है, किसी की वालदा के नाम में गलती है, किसी के खुद के नाम में गलती है, ये गलती को स्कूल वालों ने खुद होकर सुधारना, ऐसा GR है। और उस GR के तहत जो है तो आप उनको खाली लिया के तुम्हारा आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड देख के उन्होंने खुद होकर दुरुस्ती करना, ऐसे उनको अहकाम थे। ऐसा GR जलगांव के जो जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी है, एजुकेशन ऑफिसर है, उन्होंने जलगांव जिले के लिए सबको सर्कुलेट किए हैं। उस GR की कॉपी मेरे पास में एक आई हुई है। उस कॉपी को मैं अभी हमारे यहाँ के औरंगाबाद के जो जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर है
उनसे मिलके इंशाल्लाह उनसे जो तो उनकी भी कापी हासिल कर लूँगा, और नहीं तो फिर गवर्नमेंट का जो GR है वही हासिल करूँगा, और वो हासिल करने के बाद में उसको जो है हम हमारे YouTube के ऊपर अपलोड करेंगे ताकि सबको देखने के लिए आसानी हो सके। इसी तरह से जो है तो NRC के NPR और CA इसके ऊपर उर्दू में मैंने एक किताब लिखा है, मराठी में भी हिंदी में भी एक किताब लिखा है। ये दोनों किताबें जो है तो हम लोगों को मुफ्त में भी दिए, और अभी जो है तो एक 15-20 मिनट पहले हमारे तौफीक साहब ने जो है उसको व्हाट्सएप के ऊपर अपलोड किए। अब उसको भी हम इसके डिसीजन बोर्ड में वक्त पर डालना चाह रहे यूट्यूब की, तो वो भी सबको जो है आसानी से मिल सकेंगी। हम तक कोई पहुँच के किताब लेके नहीं जा सकते, लोगों को किताब लेने के लिए तकलीफें हो रही, इसलिए जो है तो हम जो तो उसको भी जो है आम करने की कोशिश में है। इसलिए तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इस मौके पर जो है किसी भी तरह के डरने की घबराने की बात नहीं है, और खुद ब खुद ये जो मसले हल होने वाले हैं, ये जो बुराई करने वाले लोग हैं वो जाने वाले हैं। अभी आपको मैं एक बात बता दूं कि कल ही जो है जो अपने हमारे इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने रिजाइन कर दिए। क्यों रिजाइन किए? कि वकीलों की जो ताकत है दिल्ली में दिखी उनको, और उनको मालूम है वकील क्या क्या कर सकते। परसों की मीटिंग में वकीलों के जानिब से ये आह्वान किया गया कि उनकी जो कैपेसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 लोगों उम्मीदवारों की वो मशीन जो है तो एक्सेप्ट करती उनकी जो लिस्ट है, तो अगर के कभी 100-200 लोग नॉमिनल क्यों नहीं होता, अगर इलेक्शन में खड़े कर फॉर्म भर दिए, उन्होंने बोला हम भरने को लगाएंगे सबको, तो वो तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, खुद ब खुद तुमको जो है तो बैलेट पेपर पे वोटिंग लेना पड़ेगी, ये उनको बतला दिया गया। वो देख के उन्हें खुद घबरा गया, और उसने घबरा करने के बारे में इधर से हुकूमत का दबाव, इधर से जो तो अवाम का दबाव, ये देख के जो तो उसने रिजाइन कर दिया। कल जैसे पाकिस्तान में वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन किया था, उन्हें तो रोया था, माफी मांगा था, और मेरे को फांसी पे लटका बोला था। इन्हें इतना नहीं भी किया, खाली इसने रिजाइन भी दे दिया तो बहुत कुछ है। अब उसने रिजाइन किया, दूसरा कौन आता, कब आता, कैसा था, और आने वाला भी ये सोचेगा कि जो हालत इसकी हुई ये मेरे नहीं होना। अवाम का पूरे इंडिया से विरोध है, तो ईवीएम मशीन के जब हट जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला ये जो ऐसे मसले ला रहे हैं जहाँ के अवाम को तकलीफ दे रहे हैं, ये खुद ब खुद चली जाएगी। अभी इससे जो है मुसलमानों को तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि मुसलमानों के पास में एक डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा है, वो है निकाहनामा। निकाहनामा जो है एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसेबल है एज ए एविडेंस। अब निकाहनामा जो है उर्दू में है आपका, उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करना। इंग्लिश में करते समय जो है तो आपके नाम की स्पेलिंग जो आपके आधार कार्ड पे है, आधार कार्ड नहीं चलता NRC के लिए, लेकिन आधार कार्ड पे जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग सब पे हर जगह एक जैसी कर लेना। एक डॉक्यूमेंट ये हो गया, कोई भी एक और होना, 2 डॉक्यूमेंट्स काफ़ी है। दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे पास तुम्हारे घर का कागज है, वो भी टेक्स पास हमारी को इंग्लिश में नहीं है, मराठी में रहती। मराठी की इसको इंग्लिश में लिखने में दुरुस्त करके लिखो, का ट्रांसलेट करते में, तो ये जो है बहुत आसान चीज़ है। हमारे यहाँ की अवाम परेशानी होंगी, हमारे पास में सिर्फ हमारे वो भाई परेशान होंगे जो भाई बेचारे आज यहाँ से दूसरे तरफ भटकते जाते, जो आदिवासी समाज है, जो भटके हुए मुक्त समाज है, ये लोगों को ज़्यादा परेशानी होंगी। तो वो भाइयों को कैसे हम जागरूक करेंगे, और उनका जो ये मसला है उनके पास में तो बच्चे कहाँ पैदा होते वो भी उनको मालूम नहीं रहता, क्यों तो ज़्यादा बेचारे भटकते रहते हैं, वो तो उनको मदद करना हमारा सबका काम है। क्यों तो NRC में जो आसाम में हुई थी वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है तो आदिवासी समाज के थे, जो बाहर निकाले गए थे, उनको टेंट में बिठा दिया गया था। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ऑर्डर लेके आए तो उनको जो अपने अपने घरों में जाने का मौका मिला। हमारे लोगों को ये तकलीफ नहीं होना, इस बात का ख्याल हमने रखना निहायत ज़रूरी है। और वो हमारे भाई हैं, उनको कितनी मदद करके आती वो देखना। ये लोग उनको निकालने की कोशिश में है, अपने उनको रोकने की कोशिश करना। इतने जो है NRC के ताल्लुक से अगर कभी किसी को कुछ पर्सनल कुछ पूछना है, या किसी को जो है तो कोई इसके अंदर कमी महसूस होती है या कुछ शक है दिल में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने लाल खत्म करता रहा हूँ। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। के बारे में बताया, हाँ NRC के ये NPR के बारे में बताया, CAA के
और एफआईआर के बारे में भी आप बताओ। हाँ, सीए के बताया ना सब मैंने, सीए के बारे में। एबीसीडी जो आ रहा उसका हाँ कैटेगरी वाइज, हाँ जो एबीसीडी आ रहा हाँ, उसके बारे में उससे जो है तो देखिए उन्होंने एक जगह 8 और एक जगह 15 ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी, लेकिन वो 8 और वो 15 ये डॉक्यूमेंट्स की अपने को जरूरत नहीं है। अपने को उसमें से कोई भी 2 होना, 8 में से 2 हो या 15 में से 2 हो। 8 में कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स है, थोड़े से 2-4, और 15 में कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग है, और दोनों में भी आपका आधार कार्ड नहीं है। इसलिए जो है आपके पास में टीसी रहती। आजकल हर कोई पढ़ रहा, तालीम हासिल कर रहा है। जो लोग नहीं है तालीम हासिल करे, बर्थ सर्टिफिकेट था, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर ऐसे सूरत में क्या करना, तो बर्थ सर्टिफिकेट बना के लेना, कॉर्पोरेशन से बन के मिल जाता। पहले आपको ज़्यादा दिन अगर हो गया, मैं है मेरी उम्र अभी आज 70 साल की है, 70 साल में मैंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं कल पता थोड़ी हुआ कि मैं आप जाके बनाऊंगा। ऐसी सूरत में कानून की जो प्रोविजन है वो ऐसे है कि हमने कॉर्पोरेशन को एक एप्लीकेशन देना कि भाई मेरे को जो तो मेरा बर्थडे की मैंने बनाया नहीं था, मेरी पैदाइश घर में हुई थी, और उस टाइम में जो तो ये रिवायत नहीं थी नाम लिखने की या बर्थडे डेट ऑफ बर्थ लिखने की, तो मैंने जो है कहीं मेरे रिकॉर्ड को नहीं है, तो मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट दो। वो आपको एक लेटर देंगे कि हमारे रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम नहीं है। वो लेटर लेके पहले जो था सिविल जज जूनियर डिवीजन, इनको इसका अधिकार था। अब ये अधिकार जो है तो एफडीएम को चलेगा, उप विभागीय महफूल अधिकारी, इसको अधिकार गया। तो महफूल अधिकारी के पास में आप वो एप्लीकेशन उनका लेटर जोड़ के एक कोई भी वकील को पकड़ के एक केस दाखिल करो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। क्यों? तो उसके अंदर पेपर में जाहिरात देना पड़ता है। पेपर की जाहिरात का जो टाइम जाने का रहता, 15 दिन का अगर दी उन्होंने टाइम, तो 15 दिन का, 1 महीने का दिया तो 1 महीने का, 1 महीने का पेपर 1.25 महीने में मिल जाएगा। लेकिन आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट मानते करने बिल्कुल होश हवास के अंदर अपने जो नाम है, नाम की जो स्पेलिंग है वो सही ढंग से डालना, और वो स्पेलिंग सही ढंग से अगर डाले आपने तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाता। अपना जो 1955 का कानून है, सिटीजनशिप एक्ट, उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर इंसान हिंदुस्तान का शहरी है, नागरिक है। अब जब वो पैदा यहाँ पे हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट उन्हें बन के ले लेगा, वो एक डॉक्यूमेंट्स हो गया। दूसरा अगर मुझे में धोनी का नाम एक हो गया। तीसरा जो है तो टीसी है, आपका मकान है, मकान के जो तो टैक्स पावती है, आपका कई केस चला होगा तो केस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स में के नाम है। उसके बाद में जो है तो अगर कभी आपको खेत है तो खेत का 7 बारा है, पानी पत्रक है, ये जो चीज़ें हैं ये सब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स होना कोई भी। कुछ लोग किराए से भी रहते हैं, जिसके नाम कुछ नहीं रहता, उन लोगों ने हमारे गाँव में क्या करना? हाँ, तो उन लोगों ने जो है तो एक तो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता, दूसरा जो है तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट एक हो गया, दूसरा नहीं निकालना तो वो दूसरे समाज की बात हो, निकालने की बात हो गई। लेकिन अब दूसरे समाज के लिए भी जो है तो किसी के पास में कम से कम इतना तो रहता कि उन्हें कहीं नौकरी कर रहा, सरकारी हो या खानगी हो, उसके मालिक से तुम लेटर ले सकते कि भाई हमारे पास में नौकरी करता। कोई खाली तो कोई बैठता ही नहीं, किसी को भी यहाँ से जाने का मौका नहीं है। हर किसी को डॉक्यूमेंट बना इतने ही चाहे कि हमने वक्त से पहले हमारे डॉक्यूमेंट बना लेना, कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स हमने तय कर लेना। सर एक सवाल है, आपने ऐसे बताया अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर कोई अगर अदर देन औरंगाबाद से अगर कहीं और उसका जन्म हुआ है तो यहाँ पर बना के देंगे? नहीं बना के देंगे, आपको वहाँ के बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया। अभी जैसे आपने बताया कि महफिल में बोले या जो भी इसके बाद ये अधिकार गया है, तो वहाँ के लोग कॉपरेट करेंगे या उसके लिए अलग से फीस लेंगे? और वो होने के बाद में लेटर होने के बाद में जब एक वकील को आपने बोले एक वकील को हायर करना या वकील से आपने कांटेक्ट करना, तो वो वकील के चार्जेस क्या रहेंगे? जब तो पता चला कि वकीलों की दुकान खुल रही है, तो वो चीज़ के लिए आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे को ये गाइडेंस दीजिए कि इसके लिए सिर्फ इतना खर्चा आता है, और आप इतने लोग जैसे अभी बैठे हुए वैसे आप पूरे एक लिस्ट बना के दीजिए कि हम में से इतने लोग रहेंगे जो इतने ही खर्चे में आपका काम करके कॉपरेट करके देंगे। अदरवाइज अगर आप किसी और के पास देते तो इतने ही खर्चे में काम होना चाहिए। ये तो क्या है कि वो एक नई दुकान खोल देंगे, सब एक तो पैसे पहले तो पैसे सब मीडिया की जाती हो जाएंगे अपने,
पीछे लग जाएंगे, करो हमारा करो, तो देखिए उन्होंने अच्छा ही बात को सारे भाई 1000 में 2000 खर्चा हो गया काम। देखिए इसके अंदर जो है अखबार में इश्तेहार देना पड़ता, उसके लिए खर्चा लगने वाला है। वो 300 रुपये आपका जो 300 भी नहीं होता कुछ अखबार में, 3 से नहीं, गैर पेट्रोल पैसे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है। अखबार में देने के लिए खर्चा लगने वाला है, आपका बॉन्ड पेपर बनाना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, उसका खर्चा लगने वाला है। जी। उस वक्त में आपके टाइपिंग का खर्चा है, फिर वकील को उधर से इधर आना, यहाँ के काम करना, ये खर्चा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो तो 5000 रुपये वकील चार्ज करेगा, हाँ वही पूछना इसके ऊपर कोई वकील चार्ज नहीं करेगा। और अगर करता है तो वो टाइम हमें से आगे मिलना, हम आपको बताएंगे कि भाई फला जगह, हम उनको फोन करके बोलेंगे कि तुम उनके पास में जाओ और उनका काम कर लो। हाँ। और वैसे हम ये कोशिश में है कि हमारी एक मजलिस दारुल सज़ा व शहरी खिदमत है, उसका ऑफिस हम जो है ये कलेक्टर ऑफिस के कैंपस में जो पीछे नोटरी वगैरह होते हैं, वहाँ एक जगह मिली हमको, वहाँ हम खोलने की तैयारी में है। वो अगर खुल गया तो हम हमारे आदमी को बोले भाई इनके काम कर दो, हम उसमें और 1000 रुपये कम कराएंगे। और एक बात बता, हाँ। एक फैमिली के अंदर एक से ज्यादा लोगों के अगर 3 लोग कनेक्शन के रहते हैं तो उसके हर एक के चार्जेस अलग लगेंगे, या एक फैमिली का पूरा एक ही वकील पूरा हैंडल करके पूरा एक साथ पूरा हैंडल वकील करेगा, हाँ। लेकिन खर्चे सबके अलग अलग लगेंगे। क्यों अलग इसलिए कि जाना मतलब तो एक ही जगह है, आना एक ही जगह, जाना एक ही जगह है, आना एक ही जगह है, अखबार अलग अलग रहेंगे, इश्तेहार अलग अलग रहेंगे, खर्चा जो अलग अलग रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा है, 5 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे तो सब सबके करने की जरूरत ही नहीं है। आपके खाली आपका वालिद साहब का कर लो तो उसके बाद सबके हो जाते हैं। और मैंने जो बताया आपको GR, वो बच्चों के स्कूल के अंदर तुम कर ले सकते फ्री में। स्कूल में खाली आपको एक दरखास्त लिख देना है, दरखास्त लिख के हमारे जैसे आदमी को पकड़ो, हम दरखास्त लिख के दे देंगे, वहाँ पे खाली आपका आधार कार्ड देना है। लेकिन ये सहूलत सिर्फ उसके लिए है कि जिसके पास में खर्चा करने के लिए गुंजाइश नहीं है, जिसके पास में गुंजाइश है उन्होंने अपने हिसाब से काम करना चाहिए। छोटे बच्चों का भी करना है या बड़ों का करना है? बड़ों का करो, खाली बड़ों का कर लिए, छोटों का खुद हो जाता है उनके स्कूल में। स्कूल में करने के लिए खाली वो GR की कॉपी हम देंगे आपको, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, हम GR की कॉपी देकर और काम करेंगे। ऐसा है। हाँ, अरे आज के जमाने में बच्चों को बना ही रहे सभी, पहले नहीं बनाते थे। मसला अभी आ रहा है। पासपोर्ट बना लिए, हाँ पासपोर्ट बनाया तो हम कोर्ट से एफिडेविट, हम तो घर में पैदा हुए थे हाँ, तो कोर्ट से एफिडेविट बनाया, वो पासपोर्ट चलेगा? चलता पासपोर्ट। हाँ? पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है उसमें, 15 और 8 जो बतलाया मैं आपको, उसमें एक पासपोर्ट भी है। ऐसा है, हो गया आपके 2 डॉक्यूमेंट्स, एक आपका निकाहनामा है, एक पासपोर्ट है, हो गया। इस तरीके से काम हो जाता। अभी और किसी को कुछ बोलना है? पुराने हमारे दादा के जमाने के वो भी कीजिए तो। हाँ चलता, लेकिन उसमें खाली चेक कर लो वो उर्दू में होगा या तो मराठी में होगा, उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। क्यों? तो अब वो जो नाम लिखेंगे उसको अपना नाम सही लिख के गया तो वो सही लिख के लेके जाएंगे, सही लिख के गए तो कंप्यूटर में डालेंगे और वो कंप्यूटर के अंदर एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो एक आएगा ये हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। एक्चुअली आपके 1900 जस्ट बोल रहा हूँ, अगर एक ही नाम के मेरे नाम के पास सर्टिफिकेट है तो हर सर्टिफिकेट में EA ऐसा कुछ एरर है, अगर उसको रेक्टिफाई करते हैं फिर आपका नाम देखिए तो उसका भी चार्ज है, 4 अलग स्पेलिंग। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि मेरे इतने नाम है। ठीक है, मेरा लेना। अभी आज ही मैंने एक का जो है मैरिज सर्टिफिकेट बना के दिया। सबका अगर नाम में एरर है तो कौन सा नाम पकड़ के करेक्शन करना चाहिए? सबका एक साथ हो जाएगा उसमें। मैं वो बता रहा आपको कि आज ही मेरे पास में मैंने एक जो है मैरिज सर्टिफिकेट बना के दिया। वो मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर एक जो है तो शादी के पहले का नाम मोहतरमा का उनके वालिद साहब के नाम में था, स्कूल में शरीक कर रहे थे तो उसके नाम में सुल्ताना लगा हुआ था, नाम के साथ में आगे आधार कार्ड में सुल्ताना नहीं है, शोहर के नाम के सामने मिर्ज़ा लिखा हुआ है, बाद में मिर्ज़ा नहीं है आधार कार्ड में। तो ये सबका जो ऐसे कभी मौके रहे तो इसके अंदर एक हलफनामा बनाने आया था और उसके अलावा जो तो कोर्ट से डिक्लेरेशन लेना भी आता कि मेरे इतने नाम ऐसे जगह ऐसा हुआ है, आधार कार्ड में स्टेप में है, TC में स्टेप में है और आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में ये टाइप में है। इसको जो तो सबको करेक्शन करके दोनों भी नाम सब पूरे 4 नाम मेरे ही है और ये चारों नाम में से मेरा ये एक नाम आखिरी में है, तो ये नाम को मैं हमेशा के लिए हो जाएगा।
मैं अवेलेबल हूँ, हाँ अगर वालिद साहब नहीं है नहीं है तो वालिद साहब का जो नाम है वो नाम से आगे लेके चलो तुम। कैसे लेना? वो सर क्यों वालिद साहब के नाम के सामने अगर मोहम्मद पूरा है, कार्ड ले लेगा। नहीं वालिद साहब के नाम में जो भी डॉक्यूमेंट में एक नाम है, जो नाम तुमको आगे कंटिन्यू करना है वही नाम लो और उसी नाम के तहत जो है आगे के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो। जैसे किसी ने सैयद लिखा, किसी ने अली लिखा वालिद साहब के नाम के सामने, 3-4 जगह 3 नाम अलग अलग है। 3 में से जो नाम आपको कंटिन्यू करना है, जो नाम ज़्यादा लोगों के नाम के पीछे लगा हुआ है तुम्हारे फैमिली में, वो नाम को यूज़ करो और उसको लेके आगे कंटिन्यू करो। तो साथी नारायण साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अगली रहनुमाई करें। अभी जो पटेल सर ने बताया एनआरसी और सीए के बारे में, तो उसमें बहुत सारी बातें मुझे लगता है क्लियर हो गई है। कुछ डाउट है तो और भी पूछ सकते हैं। एनआरसी का जो मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि एक नोंद वही, इसको हम बात करेंगे, नोंद वही है और उसमें सभी के नाम आने वाले हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकत्व। दूसरा जो अमेंडमेंट एक्ट बनाया, अभी सर ने बताया कि जो पहला अपना सिटीजनशिप एक्ट है पहले से, उसमें सुधारना यानी अमेंड हो गया है सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होने वाला है कि अभी जो लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे रेज कर रहे हैं, अब दोनों सर मिलके ज़्यादातर आपने ये पे सबको हमको इकट्ठा किया, तो वो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता ऐसा मुझे लगता है। सीए ये होने वाला है, एनआरसी होने वाला है, जनगणना होती रहती है। 2011 में इसके पहले जनगणना हो गई, उसके बाद 2021 में होना ज़रूरी था, वो नहीं हो रहा। तो ये ऐसा है जो 1951 से ये चल रहा है, इसमें नया कुछ भी नहीं है और घबराने वाली बात तो कुछ भी नहीं इसमें। ये खाली पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लोग हैं वो सब इसकी बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें क्वेश्चन जो है, तो मुस्लिमों ने क्यों घबराना? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्या? हम क्या कोई बाहर से आए वाले हैं क्या? 1947 में जो क्या बोलते फाड़नी हो गई, बराबर है। तो जब से हम यहाँ से, उसके पहले से हमारे दादा परदादा यहाँ पे रहने वाले हैं ना, सही तो देश हमारा है यहाँ पे, हम जो पहले से रह रहे हैं, तो हमें क्यों ये क्वेश्चन आना है कि भाई हमें कोई तकलीफ आने वाली है? हमको कोई बाहर निकलने वाले बिल्कुल नहीं है। ये जो होने वाला है, चंद लोग जो बाहर से यानी वेस्ट बंगाल, क्या बोले बांग्लादेश या और कोई देश से जो कुछ आए वाले हैं, उनको तकलीफ हो सकती है। अभी जो सर ने बताया कि हमारे बच्चों का तो डेट ऑफ बर्थ हो ही गया है यहाँ पे, जो उनके पिताजी है, परदादा है, उनका भी कुछ ना कुछ है यहाँ पे। मैं और इसमें ऐड करूँगा सर, आपकी बात में कल ऐड करूँगा मैं, जो निज़ाम के पहले भी जो यहाँ पे जो लैंड थी, लैंड ज़मीन, वो ज़मीन भी उन्होंने दान दिए वाली है निज़ामों ने भी, उनके भी नाम यहाँ पे हैं, जो क्या उनको मुंतखब कहेंगे, ये सब नाम उसमें है। तो हमारे नाम पहले से यहाँ पे दर्ज है। ये क्वेश्चन खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, जो हिंदू में बहुत सारा, सही बोले तो ये क्वेश्चन उनके लिए है, मैं तो ऐसा कहूँगा। जो आदिवासी है, सर ने अभी बताया, उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी भी ऐसे लोग ऐसे हैं जो अपने डेवलपमेंट यानी कि अपने सिटीजन से बहुत दूर है, उनको पता भी नहीं कि देश में क्या चल रहा है। ऐसी भी कुछ जाति जमाती है, ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब, तो उनके पास ये नहीं हो सकता। उनके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, उनका जन्म कहाँ हो गया, उसकी लैंग्वेज अलग है, उन देश में क्या चल रहा है उनको ये भी पता नहीं। अभी भी आपने यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो झोपड़ी बना के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनके पास कहाँ का डॉक्यूमेंट्स है, इवन आधार कार्ड भी नहीं है सर। तो यहाँ तक अगर बात है, तो ये क्वेश्चन सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, और किसी के ऊपर ये कोई भी संकट आफत नहीं आने वाली है। इसको हल करने के लिए सर ने जो बताया अभी, उसको कोर्ट की ओर से हम उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। को आगे कड़ी में ले जाते हुए बताता हूँ, ज़्यादा वक्त न लेते। रिसेंटली हमने एनआरसी सीए के बारे में औरंगाबाद रिसर्च सेंटर में एक प्रोग्राम लिए थे, लोगों को अवेयरनेस के बारे में, और काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी स्पीचेस अच्छी हुई, किताबें बुक्स हुए, मालूमात हुई। कहने का मकसद ये है, एनआरसी सीए है, जैसा कि ये भाई कि मुझे क्यूरी है, आपकी क्यूरी है, और इस आपकी क्यूरी जो जेन्युइन दी कि मुझे कि मेरे वालिद का अगर करेक्शन है तो मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊंगा,
अल्टीमेटली मिस्टेक वही है, और उसी को आगे ये कैसा लेके जाएंगे, डिटेल्स की मिस्टेक कुछ कंटिन्यू कैसा करेंगे, ये इनका सवाल है। बिल्कुल सही है इनका, क्योंकि उस टाइम लोग हो सकता पढ़े लिखे भी नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे। अब उनके नाम में अगर मिस्टेक है, ये उस बाद में इनकी पैदाइश के टाइम इनके आगे वही नाम लग गया, फिर इनके बच्चे हो गए, तो ये हो गया थर्ड पीढ़ी हो गई। अब थर्ड पीढ़ी की कंटिन्यूटी में वही मिस्टेक आ रही है जो इनके फादर की थी, वालिद साहब की। अब तो सबसे पहले इनके वालिद साहब के नाम पे जो भी डॉक्यूमेंट हुआ, अब मिस्टेक हर डॉक्यूमेंट अगर हो सकता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, उसके लिए भी प्रोविज़न है कायदे में। क्योंकि यहाँ जो है आजकल कैसा सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर आदमी मोबाइल में अपने अपने सबों को जानकारी है, सीए एनआरसी, यहाँ किसी की स्पीच सुनने कोई नहीं आया। एक्चुअली कायदा इसमें क्या कहता है, अगर कोई एडवोकेट आए हुए है तो कायदे में इसकी क्या तरतूद है और कायदे से हमारी आम जनता की क्या मदद हो सकती, भलाई हो सकती, ये जानने के लिए लोग आए। तो उसी के ताल्लुक से मैं कहता हूँ कि जो जैसा कि आपके वालिद साहब के नाम पे मिस्टेक है, करेक्शन है,